तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको कल की जो घटना के बारे में आपको बताया था उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल और क्या कुछ हुआ एक अपडेट दे देता हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनावत दिल्ली के लिए आती हैं, वहां से उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। इसी दौरान सीआईएसएफ की एक महिला जवान जिसका नाम था कुलविंदर कौर वहां पे आती है। आने के बाद कहती है कि तूने मेरी माँ को कहा कि 100 रुपए लेके बैठती है। उसके बाद कुछ अपशब्द कहे, उसके बाद थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही थप्पड़ मारा, चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका, तमाम लोग वहां पे बीच बचाव करने पहुंचे। उस महिला को अलग किया गया, कंगना रनावत को अलग किया गया। अब कंगना को भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसने मुझे क्यों मारा, क्योंकि कायदे से उस टाइम ये नहीं दिमाग में आया कि किसी लड़की ने मारा। उस टाइम ये था कि एक सीएसएफ की जवान ने मारा। उसके बाद पहले तो प्रिंट मीडिया से ये खबर फैली, लोगों ने कहा, एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजे, लेकिन फिर कुछ देर बाद इस पूरी घटना का एक वीडियो निकल के सामने आया। इसके बाद उस महिला को पकड़ के, जिसका नाम था कुलविंदर कौर, जो सीएसएफ की जवान थे, उसको सीएसएफ कमांडेंट के सामने लेके जाया गया। और जब लेके जाया गया उसके बाद उससे पूछा गया कि तुमने क्यों मारा। उसके पहले भी उसने बताया था। तो जब कमांडेंट के सामने पूछताछ हुई तो उसने बताया कि मेरी माँ जो थी वो किसान आंदोलन का हिस्सा थी और मेरा भाई भी एक किसान नेता है। और जिस टाइम कंगना ने ये लाइन बोली थी कि 100 500 रुपए लेके ये महिलाएं, ये लोग धरने पे बैठे हैं, खालिस्तानी सपोर्टर है, उस टाइम मेरी माँ भी बैठी थी। तो कायदे से ये मेरी माँ का अपमान था, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। अब महिला ने अपना स्टैंड ले लिया। अब कंगना राउत को थप्पड़ पड़ा था तो उनका एक अलग स्टैंड था। लेकिन यहीं से फिर लोग और सोशल मीडिया के लोग, बॉलीवुड के लोग दो भागों में बढ़ते चले गए। तमाम लोगों ने समर्थन करना शुरू किया कि कुलविंदर कौर ने जो किया वो सही किया। एक सिंगर है विशाल, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर कुलविंदर कौर को सस्पेंड किया जाता है या फिर नौकरी से निकाला जाता है तो ऐसे हाल में फिर उनको नौकरी और जॉब की चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूँगा। अब ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने बोली तो इधर कंगना ने भी पलटवार किया और इनके समर्थकों ने भी कहा कि हो सकता है कि उस महिला के अंदर कुछ नाराजगी रही हो। जो कुलविंदर कौर है उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या फिर कुछ राजनीतिक समस्याएं रही हो। लेकिन जिस टाइम कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा उस टाइम कोई साधारण महिला नहीं थी, ना ही किसी माँ की बेटी थी, ना ही किसी भाई की बहन थी, ना ही किसान नेता के घर की थी। उस टाइम एक जवान थी। और जवान कभी भी अपने घर, अपने परिवार, अपने संप्रदाय या फिर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को रिप्रेजेंट नहीं करता। जवान को जो उसके कमांडेंट या फिर जो सेना से, जो सरकार से, जिसके शागिर्दी में वो काम करता है, उससे जो कुछ उसे आदेश मिलता है बस उसे ही फॉलो करना उसका काम होता है। ना ही अपनी भावनाओं को जुबान पे ला सकता है, ना ही बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। अगर थप्पड़ मारना था तो आप बिना वर्दी के मारती तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिलहाल जो कंगना रनावत है वो सीएसएफ की डीजी तक से भी मिल चुकी हैं कार्रवाई की मांग, और बॉलीवुड पे भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ऐसे काम ना करें और सपोर्ट में उतरें, क्योंकि आप रफा के लिए तो आंसू बहाते हैं और मेरे लिए नहीं। फिलहाल ये पूरी एक अपडेट थी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली है, कई मायनों में भी। यहाँ पे एक कातिल होता है, वो कत्ल का प्लान बनाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि हमें कत्ल नहीं करना है, हमें ये दिखाना है कि हमने रेप किया है। सेकेंड चीज, जो कातिल था जिसने पूरे कत्ल की स्क्रिप्ट रची, वो तमाम ऐसे कत्लों की जांच कर चुका था। उसे एक एक नस पता थी कि कहाँ क्या होगा, किस चीज पे हम पीछे हटेंगे, किस चीज पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बावजूद भी उसने ऐसी गलती की कि अंत में पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो फिर लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी। अब ये तमाम लाइन क्यों बोल रहा हूं, अब आपको पूरी कहानी के माध्यम से समझाता हूं। इस कहानी की असल शुरुआत होती है बिहार में, जहां लगती है सहरसा। और इसी सहरसा में एक पुलिस लाइन है। आमतौर पे लगभग हर शहर में एक पुलिस लाइन होती है, जहाँ पे कुछ पुलिस के घर वाले या फिर उनके क्वार्टर बने होते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी वहाँ पे हो जाती है। तो इसी सहरसा में एक पुलिस लाइन है, वहाँ पे सरकारी क्वार्टर है, वहाँ पे तमाम लोग
जो पुलिस महकमे में हैं उनके परिवार के लोग रहा करते हैं। और ऐसे एक सिपाही है जिसका नाम है मिलन कुमार, वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे रहा करता था। मिलन कुमार, चूंकि इलेक्शन का टाइम था तो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन में कैमूर में, तो ड्यूटी पे था और काफ़ी टाइम से इधर उधर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो अक्सर ड्यूटी पे रहने के दौरान जब उसे मौका मिलता तो पत्नी को फ़ोन करता, पत्नी से बातचीत करता, बातचीत करके फिर अपनी ड्यूटी करता, पत्नी को भी बताता कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो अड़ोस पड़ोस में ये लोग हैं, आप इनसे मदद मांग सकती हो। क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पे ये लोग रह रहे थे तो पड़ोसियों से भी अच्छा संबंध था, वो लोग भी पुलिस महकमे के ही थे तो अच्छी खासी बॉन्डिंग थी पुलिस वाली। 1 जून की बात है, अभी यही जो 1 जून गुजरा, यानी चंद दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 जून को जो मिलन है अपनी पत्नी वर्षा को फ़ोन करता है। अब सुबह सुबह उसने फ़ोन किया, पूरी घंटी गई, फ़ोन नहीं लगा। अब पूरी घंटी गई और फ़ोन उठा नहीं। मिलन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन एक बार उसे लगा कि हो सकता है वॉशरूम वगैरह में हो, नहा वहा रही हो। उसने इग्नोर कर दिया। आधे घंटे बाद उसने फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठा। उसे फिर अजीब लगा कि क्या हो गया। उसे लगा कि हो सकता है रात रात में कहीं यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख रही हो, फिर कोई और मामला हो, सो गई हो। तो चलो एक छोड़ते हैं और अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। इसके बाद मिलन कुमार अपने कैमूर में उस ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन अब एक तरफ ड्यूटी पे भी है, एक तरफ इंतज़ार भी है कि अभी पत्नी सो के उठेगी तो फ़ोन करेगी। सुबह के 10-11 बज गए और फ़ोन आया नहीं। मिलन परेशान, फिर फ़ोन ना उठे। अब जैसे जैसे ये फ़ोन कर रहा, वक्त आगे बढ़ रहा, घड़ी की सुई चल रही, फ़ोन उठ नहीं रहा, मिलन परेशान हो रहा। लगातार उसने व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज किया, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं। थोड़ा वक्त गुजरा, जैसे तैसे करके इसने अपनी ड्यूटी ख़त्म की। शाम हुई, शाम को जैसे ही जहाँ पे रुका था वहाँ पे जाता है, जाने के बाद फ़ौरन एक बार और फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं लगता। फ़ौरन ये पड़ोसियों को फ़ोन करता है, पड़ोसियों को पूरा मामला बताता है और कहता है कि भैया एक बार घर में झांक के देखिए कि मेरी पत्नी कहाँ है, क्योंकि सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उसका लग नहीं रहा। अगर उसके फ़ोन में कोई दिक्कत हो तो एक बार बात करवा दीजिए, थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाए। जब पड़ोसियों से उसने ये बात बोली तो फिर पड़ोसी भी सुनते हैं, तो जाते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं उस क्वार्टर में। और जैसे ही दाखिल होते हैं अंदर, उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद तमाम लोगों की चीखें निकल गई। अंदर वर्षा कुमारी मरी पड़ी थी, शरीर पे चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी के साथ इसको मारा। अब ये चीज़ जैसे इन्होंने देखी, बदहवास, चूंकि तमाम लोग पुलिस महकमे के ही थे, सबको पता था कि ये मर्डर का केस है। फौरन जो लोकल पुलिस है उसे सूचना दी गई। पुलिस वाले आते हैं, आनन फानन में एफएसएल, ये तमाम टीमें आती हैं, बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब जैसे बॉडी को पुलिस वाले देखते हैं, खासकर जब एसपी साहब वहाँ पे भाग के पहुँचते हैं, तो बॉडी पे गाल के पास और गर्दन के पास दांत से काटने के निशान थे। साथ ही जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। यानी अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस महिला के साथ किसी ने कुकर्म किया और रेप करके इसको मार दिया। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो एक तरह से उनकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अब रेप या फिर मर्डर कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन एक पुलिस वाले की पत्नी, वो भी पुलिस लाइन में, सरकारी क्वार्टर में जहाँ तमाम पुलिस वाले अगल बगल मौजूद हैं, वहाँ पे कोई आए और आने के बाद इस हिसाब से कत्ल करे या फिर रेप करे, तो ये कैसे पॉसिबल है। तमाम लोकल लोगों को ये बात पता चली, लोकल लोगों में एक अलग दहशत का माहौल कि अब तो भैया पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित हो। खैर फौरन जांच पड़ताल शुरू की गई, बॉडी को इधर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फौरन एक बड़ी खबर के रूप में यह घटना निकल के सामने आई। इधर जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तब तक जो मिलन है वो भी बेचारा छुट्टी उट्टी लेके पहुंचता है, बताता है सबको जहाँ इसकी ड्यूटी लगी थी कि मेरी पत्नी का इस तरह से देहांत हो गया। तो छुट्टी मिलती है, हालांकि चुनाव का टाइम था। उसके बाद बॉडी परिवार वालों के हवाले की जाती है, मिलन उसका अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में एक अजीब चीज़ मेंशन थी, बॉडी पे
चोट के निशान थे, दांत से काटने के भी निशान थे, लेकिन रेप जैसी कोई चीज़ दिखी नहीं। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो फिर अजीब बात कि यहाँ जो बॉडी है वो कह रही है कि रेप हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि रेप हुआ नहीं। तो ऐसे सूरत हाल में बस दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हाथापाई में दांत वात काट लिया होगा, शायद कुछ और कहता है, और या फिर ये रेप है ही नहीं, या फिर रेप की कोशिश ही नहीं हुई। अब चाहे जो हो, लेकिन कत्ल तो था। तो चूंकि मामला यह पुलिस महकमे का था तो टोटल 5 टीमें बना दी गई और फौरन SIT बैठा दी गई कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। पहली टीम का काम था कि पूरी बिल्डिंग के आसपास के लोगों से पूछताछ करें, आसपास जितने लोग मौजूद थे उस टाइम पे उनसे पूछताछ करें। दूसरी टीम का काम था कि लोकल सर्विलांस को खंगालें कि यहाँ पे कितने नेटवर्क मौजूद थे, कौन कौन लोग आए थे। तीसरी टीम का काम था कि दुश्मनी वगैरह का एंगल खंगालें। चौथी टीम का काम था कि फॉरेंसिक और तमाम लोगों की मदद करे और देखे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा। और पांचवी और सबसे आखिरी टीम का काम था कि आप पूरे इलाके के कैमरों को खंगालें। अब पहली टीम ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ करी। तो आसपास के तमाम जो लोग थे इत्तेफाकन सब पुलिस महकमे के ही लोग थे, और पुलिस महकमे के जो लोग थे उनकी भी अजीब कहानी ये थी कि जो डे ड्यूटी पे थे वो शाम को वापस आते थे, आने के बाद सो जाते थे क्योंकि दिन भर वो थके रहते थे। और जो नाइट ड्यूटी पे थे वो 10 बजे ड्यूटी पे चले जाते थे और लगभग 5-5 बजे छुट्टी से आ जाते थे। तो जिस टाइम डे ड्यूटी पे गए थे उस टाइम नाइट वाले तो जग रहे थे, लेकिन जब नाइट वाले ड्यूटी पे गए थे तो डे वाले सो गए थे। तो फिर पुलिस ने यहाँ से एक अंदाज लगाया कि हो सकता है जो कातिल हो या फिर जो मर्डरर हो वो रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच आया हो, क्योंकि दिन में आना और ये तमाम चीज़ें करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी दिखता है, लोगों की नज़रें रहती हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, रात के 10 से लेकर सुबह के 5 तक आसपास पूरे शहर के तमाम कैमरों को खंगाल लेते हैं, क्योंकि अगर कोई आया होगा तो कैमरे में कैद हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने रात के 10 से सुबह 5 तक के कैमरों को खंगालना शुरू किया। एक कैमरे को चेक किया, दूसरे कैमरे को चेक किया, तीसरे कैमरे को चेक किया। अब तमाम कैमरों को चेक किया जा रहा। लोकल पुलिस जो वहाँ के लोग थे वो भी मौजूद थे। इसी दौरान लगभग 100 कैमरे खंगाले जा चुके थे, और इन 100 कैमरों में से एक कैमरा ऐसा था जिसको देख के एक पुलिस वाला कहता कि अरे ये तो सुमित है। अब ये लाइन जब जांच पड़ताल करने वाले पुलिस वाले सुनते तो कहते सुमित मतलब कौन? तो फिर वो पुलिस वाला बताता कि अरे ये तो मिलन का भाई है, यानी जिसका कत्ल हुआ उसके पति का भाई, या फिर वर्षा कुमारी का देवर। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि इस पर इतनी चौंकने की क्या बात है? तो उसने कहा कि जो कि ये यहाँ का नहीं है, ये भागलपुर का है, और ये आया और कब गया हमें पता ही नहीं है। अब ये लाइन जब पुलिस वालों ने सुनी तब उन्हें लगा कि ये सुमित कुमार। फौरन मिलन से इस बारे में बताया कि भाई तुम्हारा भाई आया था, किस लिए आया था कोई जानकारी नहीं हमारे पास, आपको कुछ पता है क्या? अब ये लाइन जब मिलन कुमार ने सुनी तो फिर अचानक से उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। शुरुआत में जो मिलन कुमार कह रहा था कि मेरी पत्नी का कत्ल हुआ, मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, वही मिलन कुमार अब एकदम शांत। कुछ टाइम तक उसने इधर उधर की बातें बोली, फिर उसने कहा कि मैंने ही बुलाया था। तो फिर पूछा गया क्यों? तो उसने बताया कि अपनी पत्नी को मरवाने के लिए। अब ये लाइन जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पहले तो हैरान कि आखिर एक पुलिस वाला सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी को अपने भाई से क्यों मरवा रहा। तब फिर जब इसके बारे में पूछा गया तब पूरी कहानी निकल के सामने आई। दरअसल ये लोग मूल रूप से रहने वाले थे भागलपुर के। भागलपुर में ही जो मिलन है उसका जन्म हुआ। सुमित उसका सगा भाई था, दोनों भाइयों में काफ़ी प्यार था। उसके बाद मिलन ने ठीक ठाक तैयारी की, उसे सिपाही की नौकरी मिल गई। सिपाही की नौकरी मिलने के बाद उसकी शादी भी होती है, लेकिन शादी होने के बाद अब जब वापस उसको लेके अपनी ड्यूटी पे आता है तो इसी दौरान उससे कुछ डाउट होता है। डाउट क्या? डाउट यही कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है, और वो लोग कहीं बाहर के नहीं, उसी सरकारी क्वार्टर के आसपास गए। तो ये तमाम चीज़ें जब उसने नोटिस की तो फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भैया क्यों ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, क्यों सुनने को मिल रहा। पत्नी ने भी बात को समझाने से बेहतर लड़ना जरूरी समझा, क्योंकि आजकल के टाइम में सबके अंदर ईगो है।
तो जब लड़ना ज़रूरी समझा, तो जब वो लड़ने लगी तो फिर इसे भी लगा कि अगर ये लड़ रही तो उसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो फिर यहीं से इन दोनों के बीच तकरार शुरू हुई। मिलन ने थोड़ी बहुत नज़र रखी तो उसे पता चला कि हाँ, मेरी पत्नी किसी से बात भी करती है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच कलेश हो गया और फिर मिलन ने ठान लिया कि अब इसको मरवा दूंगा। लेकिन कैसे? तो चूंकि ये खुद पुलिस में था और इसने तमाम जांच पड़ताल देखी थी, तो इसे पता था कि क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले इसने डेट वो चुनी जिस टाइम ये उस इलाके में हो ही ना। तो इलेक्शन का टाइम सबसे बेस्ट होता है, तो फिर इलेक्शन का टाइम चुना गया। उसके बाद इसके दिमाग में आया कि चलो एक और खेला रचते हैं, क्योंकि जो मेरा पत्नी का बॉयफ्रेंड होगा वो मिलने उलने तो आता होगा, तो अगर इसको हम रेप जैसा दिखा दें, उसके बाद जब कॉल डिटेल वगैरह खंगाली जाएगी तो बॉयफ्रेंड का नंबर मिल जाएगा। तो एक तरफ रेप और बात की होगी, तो लास्ट में उसका कॉल हिस्ट्री में नंबर आना, तो फिर यहाँ से हम लोग प्रूव कर ले जाएंगे कि बॉयफ्रेंड था, मिलने उलने आया था, यहीं पे हाथापाई हुई और यहीं पे मर्डर हो गया। तो फिर कत्ल नहीं, रेप दिखाना था। पूरी प्लानिंग बनी। भाई को उसने बताया कि कौन ड्यूटी पे आता है, कौन नहीं आता है, कितने बजे पूरा मामला साफ रहेगा। भाई भी 1 जून को बाकायदा पूरे प्लान के तहत आता है। आने के बाद पहले तो भाभी को मारता पीटता है, गला दबा के उसका कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद दांत से गाल पे, गर्दन पे, हाथ पे ऐसे निशान देता है जिससे देखने में लगे कि वर्षा कुमारी के साथ रेप हुआ है, मर्डर नहीं हुआ। और अगर ऐसा सच में पुलिस वाले कंफ्यूज होते और कॉल डिटेल निकाली जा रही थी, किसी लड़के का या फिर किसी आदमी का नंबर निकलता, तो लास्ट में वही फंस जाता। और फंस जाता तो ना ही मिलन की नाम कुछ होता, ना ही सुमित का नाम आता, और एक तीर से इनके 2 शिकार हो जाते। लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और मिलन को गिरफ्तार किया गया, पत्नी भी गई, नौकरी भी गई, सुमित भी अब जेल जाएगा, तो सब खत्म। और वजह क्या? महज एक शक, महज एक गलतफहमी, या फिर अगर हो सकता है कि सच में अवैध संबंध था, तो भी फालतू का गुस्सा। क्योंकि अगर गुस्से को कंट्रोल में रखे होते, तलाक दे देते, या फिर कहते कि जाओ भैया तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम कहीं और देख लेते हैं अपना, तो भी चीज़ें आसान होती। लेकिन नहीं, क्रोध में ये काम करना है, फिर पूरे परिवार को आटे की चक्की पिसवाना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।